नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक किन खबरों ने चर्चा बटोरी। तो चलिए आज के हमारे चर्चा के जो विषय होंगे उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत ने इंटरनेट प्रोटोकॉल को IPv6 में अपग्रेड करने के लिए नई सीमा तिथि निर्धारित कर ली है। तो IPv6 क्या है और नई सीमा तिथि क्या निर्धारित की गई है, इस बारे में बात करेंगे। अगली खबर का हम रुख करेंगे तो वहां हम बात करेंगे सरकार द्वारा एक ऐसे 22 सदस्यों का समूह बनाया गया है ताकि हम 6G तकनीक को बेहतर तरीके से भारत में उपलब्ध करा सकें। तो यह 22 लोगों का समूह क्या है और 6G तकनीक क्या है, इसे समझेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे INS वेला के बारे में, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे डार्ट की, जो कि नासा का पहला गृह रक्षा प्रणाली टेस्ट होगा और यह होगा नवंबर 24 को। तो इसके बारे में कुछ खास तथ्य जानेंगे। अंत में हम बात करेंगे एक ऐसे एल्गोरिदम के विकसित होने का जिसे भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने विकसित किया है और जहां पर हम इसकी मदद से अपने एक्सोप्लैनेट्स को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए पहली खबर पढ़ते हैं। पहली खबर में हम बात करेंगे भारत ने इंटरनेट प्रोटोकॉल को IPv6 में अपग्रेड करने के लिए नई समय सीमा निर्धारित कर दी है। अब दिसंबर 2022 तक IPv6 यानी कि जितने भी हमारे इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं उन्हें कहा गया है कि दिसंबर 2022 तक आप अपग्रेडेशन कर देंगे, फिर चाहे वो मॉड्यूल को बदलना हो, राउटर को बदलना हो, मॉडेम को बदलना हो। दिसंबर 2022 इसकी तिथि निर्धारित की गई है और यही तिथि 30 जून 2022 बन जाती है, जहां हम बात करेंगे सरकारी संगठनों में। अगर हम सरकारी संगठनों की बात करें जहां पर इस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को लाना है, तो वहां पर सरकारी संगठनों में 30 जून 2022 तक यह करना अनिवार्य हो जाएगा। अब अगर हम समझें IPv यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को, सो IP आखिर है क्या? IP जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, यह एक ऐसा संख्यात्मक लेबल है, एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि किसी भी नेटवर्क पर जुड़े हुए सभी डिवाइस यानी कि चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उन्हें प्रदान किया जाता है। और यह मापदंड ये एक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है और जितना भी उस समय उस नेटवर्क पर इंटरनेट ट्रैफिक है उसके लिए यह एक नंबर प्रदान करता है। तो हर डिवाइस का जो भी किसी नेटवर्क पर उपलब्ध है उसे एक यूनिक IP कोड देगा या IP एड्रेस भी इसे कहा जाता है। अब तक हम जिस IPv का इस्तेमाल कर रहे हैं वह है IPv संस्करण 4, जो कि 1983 में ARPANET द्वारा बनाया गया और यह लगभग 4 बिलियन से अधिक एड्रेस देता है। परंतु जैसे जैसे हम इंटरनेट उपभोक्ताओं का नंबर बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से अब हमें IPv6 की आवश्यकता है। IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हमें लगभग 340 यूनिडेसिलॉन एड्रेस प्रदान करेगा, क्योंकि यह एक 128 बिट एड्रेस स्पेस है। और इसे यह भी कहा गया है कि यह न्यू जनरेशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जहां पर इस्तेमाल किया जाएगा ना केवल संख्या का बल्कि यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड को जनरेट करेगा। तो IPv4 और IPv6 में कुछ खास प्रमुख अंतर है, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। IPv4 32 बिट IP एड्रेस है, जबकि IPv6 128 बिट एड्रेस है। और जब हम IPv4 की बात करें तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर ले लें, किसी भी IPv एड्रेस को लिखा जाए 192 और उसके बाद इस्तेमाल होगी .255.255 और ऐसे ही आगे। तो जब भी हम IPv4 में कोई IP एड्रेस बनाया जाता है जो कि संख्यात्मक है, वहां पर डॉट का इस्तेमाल होता है। पर जब हम IPv6 की बात करें तो हम IP एड्रेस लिखने में इस्तेमाल करते हैं कोलन का। और यहाँ पर यह एक अल्फा न्यूमेरिक यानी कि संकेतों के साथ साथ अल्फाबेट का भी उपयोग किया जाता है, जैसे DFA6 और ठीक है जी। तो IPv4
डॉट के माध्यम से लिखा जाता है, यह है हमारा 32 बिट का आईपी एड्रेस, और IPv6 जो कि 128 बिट का एड्रेस है। यानी कि अब हमारे पास भारी मात्रा में IPv एड्रेस अवेलेबल होंगे जो हम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दे पाएंगे। तो ये होंगे लगभग 340 अंडेसिलियन। ठीक जी। IPv4 12 हेडर फील्ड को प्रदान करता है और IPv4 का जो बिट्स है उसमें इस्तेमाल किया जाता है डॉट का, जबकि IPv6 में इस्तेमाल किया जाता है कोलन का। IPv4 प्रसारण में मदद करेगा जबकि IPv6 प्रसारण में मदद नहीं करेगा, परंतु यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि IPv6 बेहतर तरीके से हमें मदद करेगा और भी उपयोगकर्ता जो हैं, जितने लोग इंटरनेट पर और आ रहे हैं, उन्हें बेहतर IPv एड्रेस और उन सब को एड्रेस प्रदान करेगा ताकि इंटरनेट पर जो ट्रैफिक है, डाटा मूवमेंट है, उसे आसान किया जा सके। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हम अपनी अगली खबर में बात करेंगे, सरकार ने 6G पर 22 सदस्यीय नवाचार समूह, इनोवेशन समूह का गठन किया है, जिसका नेतृत्व करेंगे दूरसंचार सचिव के राजारमन। अब इस ग्रुप या इस फोरम का उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहले हम चाहते ये कहें कि हम वैश्विक स्तर पर भारत को आगे ला पाए 6G टेक्नोलॉजी में। हालांकि अभी भी हमारे देश में 4G 5G की बात, 4G के बाद 5G की केवल बात की जा रही है, 5G डाटा को लाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आगे आने वाले समय को देखते हुए इस फोरम का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा अनुसंधान और विकास, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ 6G प्रौद्योगिकी के लिए ऐसी कार्य योजनाओं के लिए एक रोड मैप को बनाना, ताकि उस पर चलकर हम देश को वैश्विक तौर पर अव्वल दर्जे पर ला पाए 6G टेक्नोलॉजी के तहत। तो इस 22 सदस्यीय समूह में कौन कौन शामिल होंगे? अतिरिक्त सचिव अनीता प्रवीण, अशोक कुमार तिवारी, दीपक चतुर्वेदी और साथ ही साथ राजकुमार उपाध्याय। परंतु इनके अलावा हमारे मुख्य भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बैंगलोर के डायरेक्टर भी इसी फोरम के मेंबर होंगे। साथ ही साथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष अजय पुरी भी इस फोरम में होंगे। अब अगर हम इस समूह की बात करें तो हमारे देश में मुख्य तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, मुंबई और हैदराबाद के निदेशक भी इसी ग्रुप में, इसी फोरम में काम करेंगे। और उद्देश्य वही, ताकि हम 6G टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, भारत को हम इस स्तर पर ला पाएं वैश्विक तौर पर। तो 6G वायरलेस तकनीक 6ठी पीढ़ी तकनीक है, जो कि पुराने बुनियादी ढांचे से बहुत बेहतर होगी और साथ ही साथ यह इस्तेमाल करती है उच्च आवृत्ति वाले रेडियो बैंड की, जिसका उपयोग करते हुए ये नेटवर्क को और भी तेजी से और बिना विलंबता के किसी भी यूजर तक, उपयोगकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो 6G तकनीक की खास बातें हैं, बहुत अधिक डेटा दर, बहुत कम विलंबता, मिनिमल लेटेंसी, नेटवर्क की विश्वसनीयता और सटीकता को बढ़ाएगी, ऊर्जा दक्षता की ओर ध्यान दिया गया है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जहां हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में रह रहे हैं, हम बात करते हैं ऑटोमेटेड कार्स की, हम ऐसे मोबाइल फोन्स की बात करते हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। हम गाड़ियाँ, एयरपोर्ट्स, एरोप्लेन्स में सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर 6G टेक्नोलॉजी की ये हो जाएगी कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जितने भी हमारे ऐसे उद्योगकर्ता हैं या ऐसी चीज़ें बनाने वाले हैं, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे बेहतर तरीके से अगर 6G टेक्नोलॉजी को हम अपनी इन कार्स के अंदर, अपने इन अलग अलग डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो 6G टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से भारत में लाने के लिए इस फोरम का गठन किया गया है, जो कि है 22 सदस्य का एक इनोवेशन फोरम। कुछ खास तथ्य देख लेते हैं। जापान में 6G नेटवर्क 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है और जापान के अलावा अगर हम बात करें चीन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, यह भी 6G नेटवर्क की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम देखें विश्व स्तर पर तो स्वीडन एक ऐसी जगह है जहां पर लगभग इतनी स्पीड दी जाती है डाटा में जो कि 7G से कंपेयर की जा सकती है, जिसकी तुलना 7G से की जा सकती है। तो भारत के तौर पर इस ग्रुप के बनने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि 6G तकनीक जो है भारत में जल्द ही आ जाएगी।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां हम बात करेंगे INS वेला, जो कि है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, जिसे बनाया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, और अब इसे सौंप दिया गया है भारतीय नौसेना को। यह है चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी, जो कि अपनी खास क्षमताओं के लिए जानी जाएगी। इन खास क्षमताओं को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी INS वेला के बारे में। INS वेला को 2 साल से अधिक समय में समुद्री प्रशिक्षण में लगा और इसे सौंप दिया गया है भारतीय नौसेना को, और इसमें ऐसी क्षमता होगी, ऐसी ताकत होगी जो कि भारतीय सेना के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। अब जब दुश्मन से निपटने की बात आएगी तो यह INS वेला एक उन्नत और छुपकर, यानी कि रडार के बिना नजर में आए बेहतर तरीके से लड़ाकू क्षमताओं वाली है। INS वेला से पहले भी प्रोजेक्ट अगर 75 की बात करें, इसमें हम पहले भी पनडुब्बियों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि भारतीय नौसेना को दे दी गई हैं। सबसे पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी। अक्टूबर 2015 में इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2017 में इसकी कमीशन कर दी गई भारतीय नौसेना में। दूसरी है INS खंडेरी। परीक्षण किया गया इसका 2017 जनवरी में और सितंबर 2019 में इसे कमीशन किया गया। तीसरी पनडुब्बी है INS करांज। जनवरी 2018 में लॉन्च की गई और 10 मार्च 2021 को इसे कमीशन किया गया। चौथी के बारे में, INS वेला के बारे में आप पढ़ चुके। पांचवी जो कि है INS वागीर, नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और आज अभी इसका बंदरगाह परीक्षण शुरू कर दिया गया है। और छठवीं पनडुब्बी जिसका नाम है INS वागशीर, यह अपनी तैयारी के एक उन्नत चरण में है। तो ये 6 पनडुब्बियां आप याद रखेंगे, जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बियां हैं। अब स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बियां किस तरह से महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही सटीक वार करती हैं अपने दुश्मन पर, और इसमें बहुत ही बेहतर प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही बेहतर तकनीक है, जिनमें से एक है एडवांस्ड अकाउस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक। साथ ही साथ कम विकिरण शोर स्तर, यानी कि लो रेडिएटेड नॉइस लेवल्स, और बेहतर हाइड्रोडायनेमिक रूप से इन्हें जो है आकार दिया गया है। साथ ही साथ इन स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खास बात यह है कि ये पानी के भीतर या पानी के सतह पर एक ही समय में टॉर्पीडो के साथ और ट्यूब से प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइलों का उपयोग कर सकती है अपने दुश्मन के ऊपर वार करने के लिए। ठीक जी, तो स्कॉर्पियन क्लास जो है, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां क्या हैं, प्रोजेक्ट 75 क्या है, और इसमें चौथी INS वेला जो है वो भारतीय सेना को सौंप दी गई है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नासा ग्रह रक्षा प्रणाली का परीक्षण करेगा और यह परीक्षण किया जाएगा 24 नवंबर को। तो 24 नवंबर को स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट पर मिशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट लॉन्च किया जाएगा, यानी कि डार्ट मिशन। डार्ट मिशन एक अनोखा मिशन है, जो कि नासा का एक पहला मिशन होगा, जहां पर एक अंतरिक्ष यान को एक शुद्ध ग्रह के साथ, लक्षित शुद्ध ग्रह के साथ टकराव कराया जाएगा और उसे अपनी ट्रेजेक्ट्री या अपना पथ बदलने पर मजबूर किया जाएगा। अब यहाँ हम अगर इस मिशन की बात करें, डार्ट मिशन की बात करें, और हम शुद्ध ग्रह की बात करें, तो हम किस शुद्ध ग्रह की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डायमॉर्फस नामक एक मूनलेट की, जिसका व्यास लगभग 160 मीटर है, और इसी डायमॉर्फस के इर्द है एक बड़े व्यास वाला एक बड़ा मूनलेट, बड़ा शुद्ध ग्रह, जिसका नाम है डाइडमोस। अब अगर हम इस मिशन की बात करें, यह या इस शुद्ध ग्रह की बात करें, यह शुद्ध ग्रह अभी धरती के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं है, परंतु इस टेस्ट के तहत नासा इस चीज में सक्षम होना चाहता है कि यदि भविष्य में कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी के लिए खतरा बने, तो हम उसे इस टेस्ट के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से उसकी ट्रेजेक्ट्री या पथ को बदलने में सक्षम हों। वापस आऊंगी इसी खबर पर। फैल्कन 9 रॉकेट की बात हम करें, तो जब ये टकराव करेगा, इसका वजन कम से कम जो है 550 किलो होगा। तो इसी के साथ साथ इसी में यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है उस टकराव के समय
किस तरह की गति होगी। तो अगर हम बात करें, अंतरिक्ष यान कम से कम 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इस क्षुद्र ग्रह से टकराएगा और यह टकराव अब से लगभग 1 साल बाद होगा, यानी कि 26 सितंबर 2022 और 1 अक्टूबर 2022 के बीच होने की उम्मीद है इस टकराव की। और नासा इसे एक सुसाइड मिशन भी कह रहा है, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष यान का कुछ भी बरकरार नहीं रहेगा। बट महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यहाँ पर यह है कि इस अंतरिक्ष यान में जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह के इमेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह महत्वपूर्ण है। और वह इमेजर या वह कैमरा है ड्रैको अर्थात डिडीमॉस और ऑप्टिकल नेविगेशन। और यह एक ऐसा कैमरा है जो टकराव के समय और टकराव से पूर्व और उसके बाद की तस्वीरें भेजने में सक्षम होगा, और विभिन्न दूरबीनों द्वारा हम किस प्रकार से इस टकराव का असर हुआ है उस क्षुद्र ग्रह पर, उस क्षुद्र ग्रह के ट्रेजेक्टरी पर, प्रक्षेपक पर किस तरह का असर हुआ है, वह समझ पाएंगे हम। तो डार्ट मिशन 24 नवंबर को, जिसमें हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी क्षुद्र ग्रह से टकराव के बाद यदि हम किसी अंतरिक्ष यान का टकराव कराएं तो किस प्रकार से उसकी ट्रेजेक्टरी में बदलाव आएगा, और इसमें मदद करेगा ड्रैको, जो कि एक इमेजर है और कैमरा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे एल्गोरिदम की जिसे भारतीय खगोलविदों ने बनाया है, और यह मदद करेगा एक्सोप्लैनेट्स की सटीकता से और उन्हें बेहतर तरीके से समझने में। तो एक ऐसा एल्गोरिदम जिसका नाम है क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिदम। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ पर डॉक्टर सेन ने, जो कि इन एक्सोप्लैनेट्स को पढ़ना चाहते हैं, वहाँ यह ध्यान दिया गया कि ट्रांजिट सिग्नल्स को जब पढ़ा जाता है तो उसमें बहुत सारी सटीकता की कमी है, और वह कमी इस वजह से है क्योंकि पृथ्वी के वातावरण का वाद्य शोर और भी प्रभावों की वजह से बहुत गड़बड़ी है, जिसके कारण हम एक्सोप्लैनेट्स के डाटा को सटीकता से नहीं पढ़ पाते। और इसी सटीकता को हासिल करने के लिए यह खास एल्गोरिदम, खास कलानिधि बनाई गई जिसका नाम है क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट। अब क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट में मदद ली गई भारत में उपलब्ध दूरबीनों की और साथ ही साथ सैटेलाइट टेस्ट की, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, और इसके द्वारा प्रदान किए गए डाटा की मदद से डाटा का विश्लेषण करके किस प्रकार से हम होस्ट सितारों की परिवर्तनशीलता को पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से वाद्य शोर और गड़बड़ी के हिसाब से हम उनके परिवेश को पढ़ने में असक्षम हैं, उसे दूर किया जाए। और यदि हम किसी भी एक्सोप्लैनेट को पढ़ पाएं तो हम अधिक सटीकता से यह समझ सकते हैं कि कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट जिसे हम पृथ्वी के साथ तुलना में रख सकते हैं और आने वाले समय में क्या उसमें जीवन हो सकता है, इसी चीज़ को समझने के लिए यह खास एल्गोरिदम मदद करेगा। तो भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स की, खगोलविदों की ये खास उपलब्धि, ये खास एल्गोरिदम जिसे एक्सोप्लैनेट्स की सटीकता के पढ़ने में इस्तेमाल किया जाएगा। इस सप्ताह हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से इतना ही। मैं अगले सप्ताह आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।